लिख के लाए हैं कोई? लिख के लाए हैं? दिखाइए। ये तो वही लिखे जो ठीक है। ठीक, दिखाइए थोड़ा। ये मतलब इसी तरह से देना है, ठीक है ना? तो थोड़ा उसको आराम से पढ़ेंगे ना। जैसे इन्होंने लिखी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करना है, तो इससे हमारा मतलब कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे एक लाइन लिखे है ना, आप गौर से देखिए, कहीं पे लिखे हैं आप, है ना? तो ये दुरुस्त करना है, वो एक अपने आप में भेग टर्म है, ठीक है? क्या करना है उससे, उससे कैसे मतलब हमारा पोल्यूशन कमेगा। एलिबरेट नहीं, मतलब जैसे कोई भी पॉइंट लिखिएगा ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मतलब ज़्यादा चलन में लेके आना है, या मतलब जिससे कि मतलब ज़्यादा लोग जो है कम संख्या और व्हीकल में ट्रैवल कर सके, तो ऐसा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ समझ में आए, ठीक है ना? तो ऐसे अगर लिख के दीजिएगा तब जाके हम थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लिखे क्यों है? अरे तो बोले थे कल, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? ऑनलाइन ठीक है। आप लोग नहीं लिखे? हाँ, आप लिखना है इसको, यही आपका मतलब समझिए कि इम्पोर्टेंट चीज है। अगर ये लिखेंगे तभी, अभी मैं देखूंगा आज इसको, कल मंडे को हम इसमें बताएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हाँ हाँ, दे दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए ना, ताकि ये से देखिए है क्या ना कि यह समझने का कोशिश कीजिए। सुनिए, ध्यान सुनिएगा कि मेंस में मार्क्स स्कोर करना, जो गिवन आपका कंटेंट है, गिवन नॉलेज है, हम कितना भी यहाँ पढ़ ले, एग्जामिनेशन हॉल में इतनी सारी बातें याद नहीं रहेंगी, किसी को भी नहीं रहेगा। अगर हम भी जाएं वहां पे तो सारी बातें याद नहीं रहेंगी। तो ये जो लिखने का हम लोग अभ्यास करते हैं, इसका जो प्रैक्टिस करते हैं, वो हमें इस चीज का प्रैक्टिस देता है कि एट द टाइम अब जब हम एग्जाम में लिखने बैठे तो जल्दी जल्दी चीजें हमको याद आए, है ना? इसीलिए हम लोग अभ्यास करते हैं, एक बात। दूसरी बात, कौन बात इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले लिखें, कौन कम इंपॉर्टेंट है हम उसको बाद में लिखें। क्लियर है? तो एक ये चीज है। तीसरी बात यह है कि जो क्वेश्चंस का डिमांड, कई बार हम पहले भी चर्चा किए हैं कि क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और हम लोग कुछ और लिखे जा रहे हैं। तो इन अभ्यास के माध्यम से हम इन चीजों को पकड़ते हैं। फिर जो टाइम, विद इन अ टाइम आंसर लिखना, और विद इन अ मतलब गिवन जो स्पेस है उसमें आपको लिखना, ये सब तो हम लोग बहुत कॉमन बात है जो सीखते हैं। ये तो बहुत साधारण बात है कि आधे घंटे के अंदर में हम क्वेश्चन लिखना है, 4 से 4.5 पेज, 5 पेज तक में उसको हमको समअप करना है। क्लियर है? वो बहुत सुपरफिशियल चीज है, उसका अभ्यास के लिए बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन जो जरूरत है अभ्यास करने से, जो हमको इम्प्रूव करता है, वो ये है हमारा क्वालिटी ऑफ राइटिंग, कि जो हम लिख रहे हैं उसका कोई सही सही अर्थ निकल के आ रहा है कि नहीं। और वो तभी होगा जब आप लिख के देंगे और उसमें हम लोग अभी फीडबैक देंगे, तब जाके वो धीरे धीरे मतलब 10, 15, 20 क्वेश्चन तक में आप बहुत इंप्रूव कर जाएंगे। आप लिख के देखिए इसको, बहुत मतलब जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट होगा।
वाटर पॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। अब इसमें हम लोग फिर से इसको डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, जैसे एयर पॉल्यूशन में डेफिनेशन लिखे थे, कि उसी तरह से समझिए कि कोई भी कॉन्टामिनेंट है, कोई भी पॉल्यूटेंट है जो वाटर की क्वालिटी को खराब करता है, जिसके वजह से, और खराब इन द सेंस कि वाटर का हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, बताइए किस किस रूप में हम लोग वाटर को इस्तेमाल करते हैं? पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जो बाकी हमारा हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, कुकिंग हो गया, कपड़ा वॉश करना, नहाना हो गया, इन सारी चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे वाटर का इस्तेमाल जो एग्रीकल्चरल इसमें है उसमें होता है, और बाकी कुछ और कम्युनिटी लेवल पे भी वाटर का इस्तेमाल होता है। समझ गए? तो जब कभी ऐसा लिखना पड़े कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, तो आप यही लिखेंगे कि डिफरेंट कॉन्टामिनेंट। अब उसी कॉन्टामिनेंट का ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या क्या, जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, या जो हेवी मेटल्स हों, या फिर दूसरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सारा चीज है, प्लास्टिक्स है, माइक्रो प्लास्टिक्स है, या अदर गार्बेज है। तो जो हमारा वाटर क्वालिटी को खराब करता है जिसकी वजह से, और वो यूजेबल नहीं रहता हमारे लिए, यूजेबल इन द सेंस कि पीने योग्य नहीं रहता है, उस पानी का हम लोग हाउस होल्ड यूज नहीं कर सकते हैं, उस पानी से हम लोग एग्रीकल्चर का भी इरिगेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि गंदा पानी है तो उसको एग्रीकल्चर में इरिगेट कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग करेंगे तो हमारा सॉइल का क्वालिटी खराब होगा। ऐसा नहीं है कि उसको किसी वाटर बॉडी में हम डिस्चार्ज कर दें तो उससे जो उस जिस वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करेंगे उसका इकोलॉजी खराब होगा, खराब होगा, और उसमें जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन पे असर पड़ेगा, और फूड चेन पूरा हमारा डिस्टर्ब होगा, पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ह्यूमन हेविली डिस्टर्ब हो जाएगा उसमें। इसीलिए वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे इसको कि नहीं, कि जल प्रदूषण क्या है या वाटर पॉल्यूशन क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे? थोड़ा बोलिए, एक दो लाइन बोलिए तो सही है। हाँ हाँ, बहुत सिंपल है कि विभिन्न पॉल्यूटेंट के माध्यम से, जो प्रदूषक हैं उनके माध्यम से, उस प्रदूषक का ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, तो जो दो तीन नाम दे देंगे तो दैट इज सफिशिएंट कि हाँ इसको मालूम है कि अलग अलग, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना, देखिए अगर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे, इसका हिंदी मतलब समझ गए, प्रदूषक है ना, प्रदूषण कारक तत्व लिखिए। अब इसी के ब्रैकेट में जो इंटेलिजेंट आंसरिंग होता है वो समझिए कि हम लोग उसके लिए अलग से सेंटेंस नहीं लेते हैं, वर्ड्स बचाते हैं और हम लोग स्पेस बचाते हैं। तो यहीं पे आप लोग मतलब अलग अलग, जैसे मतलब कुछ नहीं, आप प्लास्टिक लिख दीजिए, प्लास्टिक लिख दीजिए, गार्बेज लिख दीजिए, आप इसके बाद मेटल्स लिख दीजिए, इसके बाद माइक्रोब्स हो गया, ईटीसी। समझ में आ जाएगा कि मतलब सब आ गया इसमें, है ना। तो जो विभिन्न पॉल्यूटेंट है या वेस्ट हैं, पॉल्यूटेंट के बदले में आप यहीं पे ऑब्लिक करके पॉल्यूटेंट के ऑब्लिक में वेस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में फिर आप क्या लिखेंगे? रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, स्टोरीज है, ये सारा चीज हो जाएगा उसके अंदर में।
समझिए, बहुत सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी भाषा में आप इनको लिख सकते हैं। क्या कि जब विभिन्न पॉल्यूटेंट ऑब्लिक वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक हो गया, गार्बेज हो गया, मेटल्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया और हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, 2 3 4 जितना आपको उस समय याद आया लिख देना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। कि वाटर बॉडीज, इस वाटर बॉडीज में आप ब्रैकेट में डिफरेंट वाटर बॉडीज का नाम लिख देंगे, है ना। का पानी क्या लिखे के वाटर बॉडीज में अच्छा एक मिनट सॉरी, जब विभिन्न पॉल्यूटेंट वेस्ट मतलब मेटल्स के कारण वाटर बॉडीज का पानी, ठीक है, यूजेबल नहीं रहे, तब उसे वाटर पॉल्यूशन कहेंगे, है ना। हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं आप, मतलब इसको इंग्लिश में लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि व्हेन वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज, ठीक है, या रिमेन नॉट यूजेबल फॉर ह्यूमन एंड अदर पर्पसेस ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट वेस्ट या गार्बेज या पॉल्यूटेंट्स इन वाटर बॉडीज, तब उसको हम लोग देन सच कंडीशन इज कंसिडर्ड एज वाटर पॉल्यूशन। उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब इसको अपनी भाषा में लिखना है, कभी रटा रटाए भाषा या किसी भी किताब का भाषा इस्तेमाल नहीं करना, उस समय में अपना लैंग्वेज के थ्रू लिखना है। कंटेंट यही है हमारा कि वाटर बॉडीज है, वेस्ट है, वो मिलेगा वाटर बॉडीज में जाके, और फाइनली क्या होगा हमारा, वो वाटर यूजेबल नहीं बहेगा। जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं उसके लिए वो उसके लायक नहीं रहेगा। अगर हम लोग यूज करते हैं तभी भी, तो इट विल कॉज सीवियर सेवरल काइंड्स ऑफ सीवियर प्रॉब्लम्स to human as well as environment as well as aquatic ecosystem as a whole, ठीक है, तब जाके ये हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें है कि जो मेजर कॉजेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, अब इसमें भी देखिए बाइफर्केशन है। केवल अगर वाटर पॉल्यूशन पे कभी आज तक क्वेश्चन आया नहीं, आएगा भी नहीं भविष्य में लिखने के लिए, इन जनरलाइज आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसको केवल वाटर पॉल्यूशन को और ज़्यादा डिस्क्राइब करना हो या बायोलॉजी जियोलॉजी के सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना हो, तो उसमें भी अब है कि वाटर पॉल्यूशन में एक सरफेस वाटर का पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है उसका, सी वाटर पॉल्यूशन अलग है। तो उसको फिर हम लोग अलग अलग जो वाटर है हमारा या ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन है उसको हम लोग अलग अलग फिर मतलब डिस्क्राइब करके लिखते हैं, और उसके डिफरेंट डिफरेंट कारण और उनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब जो इम्पैक्ट्स है उसको हम लोग लिखते हैं। तो उतना डिटेल हमको नहीं जानना है, यहाँ पे हम लोग एज ए होल समझेंगे कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन की क्या क्या कारण है। जो 8 10 15 कारण हमको समझ में आएगा उसको हम लोग सिलसिलेवार इनलिस्ट करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पढ़िएगा तो उसको 4 5 उसका मेजर कैटेगरी है, कहीं पढ़िएगा तो 5 6 7 8 कैटेगरी मिलेगा, कहीं पढ़ेंगे तो 10 12 13 कैटेगरी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें आप 12 13 याद रखना है, जो एग्जाम हॉल में 5 6 कम से कम लिखना है। क्लियर है कि जो मेजर कॉज है, मेजर कॉज में आप समझिए कि एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ है वो सबसे बड़ा कॉज है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, सीवेज जो इफ्लुएंट्स हैं, अनट्रीटेड सीवेज जो है वो है एज अ पॉइंट सोर्स, एज अ नॉन पॉइंट सोर्स, दोनों सीवेज दोनों तरीके से जाता है, समझ गए। एग्रीकल्चरल पूरा नॉन पॉइंट सोर्स के रूप में जाता है, वो जहां तहां से वाटर बॉडीज में चला जाएगा। तीसरा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, है ना। चौथा है जो ओशन का मतलब है वो एक बड़ा होता है, वो हमारा क्या है, ऑयल स्पिल्स, जो कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑयल स्पिल्स है, वो एक बड़ा रीजन है। इसके बाद 5वां एक है हमारा कि थर्मल पॉल्यूशन। छठा है हमारा एक ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू जो मिसमैनेजमेंट ऑफ वेस्ट है, या अभी सर आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना सॉइल मतलब लीचिंग होता है अंदर की तरफ, जो जैसे माइनिंग वगैरह हुआ, मान लीजिए माइनिंग की वजह से हैवी मेटल्स आ गए इस पे, बारिश होगा, बारिश की वजह से वो रन ऑफ में जाएगा, रन ऑफ में धीरे धीरे जहां पे वो रिसने लायक है रिस के वाटर टेबल में चला जाएगा।
इसीलिए आर्सेनिक या मतलब आर्सेनिक का बहुत बड़ा ये है, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो होगा। इसके बाद जो हम लोग लेड का पॉल्यूशन होता है, आप लोग देखे होंगे जापान में मिनीमाटा डिजीज होता है, कैडमियम की वजह से होता है, इटाई इटाई डिजीज करके। तो इस तरह के कई मतलब हैं। ये तो हो गया कि नॉन लिविंग। कई बार लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से भी वाटर का पॉल्यूशन होता है। अगर मान लीजिए कोई एरिया में पैंडेमिक आ गया और या कोई ऐसा जगह है जैसे हॉस्पिटल का गार्बेज जा रहा है, समझ रहे, अगर सही से वो ट्रीट होके नहीं जाएगा तो जिस वाटर बॉडी में जाएगा वहां माइक्रोब्स भी फैलेगा कि नहीं? क्योंकि हॉस्पिटल का जो वेस्ट है, वो जो भी आपका मतलब ड्रेसिंग इक्विपमेंट्स है, सिरिंज है, तो सब माइक्रोब से भरा पड़ा है ना? तो वो अगर या डेड बॉडी का डिस्पोजल सही से नहीं हुआ तो वो माइक्रोब से भरा पड़ा है। जिस भी वाटर बॉडी में जाएगा तो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज कॉजिंग है। अगर वो फूड चेन के माध्यम से आप तक पहुंच सकता है वापस, मान लीजिए हम लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है, या सिंपल सोचिए कि उस पानी में नहाते हैं हम लोग, या सपोज कीजिए कि उस पानी का इस्तेमाल करके इरिगेशन किया गया या कोई सब्जी धोया गया है, तो किसी भी वजह से वो वापस रिसाइकिल होकर ह्यूमन तक पहुंच सकता है। इसीलिए जो डिसेंट्री होता है या टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, इन सब का क्या होता है, साइकिलिंग होता है कि नहीं इस वजह से। तो कंटामिनेटेड वाटर, मान लीजिए कि एक ही पॉन्ड में पहले जैसे, अब तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, एक ही पॉन्ड में मवेशी को हम लोग यूज कर रहे हैं पानी पिलाने में, उसको नहा रहे हैं, आदमी भी नहा रहा है उसमें, समझ रहे, डिफिकेशन के बाद उसी में लोग डिफिकेशन भी कर दे रहा। तो ये सारा मतलब कंटामिनेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वापस रिसाइकिल होके हेल्दी ह्यूमन के बीच में आ जा रहा है ना? तो ये सारा है, मतलब देखिए इन सारी चीजों को मतलब पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसको सोचने की जरूरत है। आपका आप पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है, हाई स्कूल लेवल पे क्लास 7, 8, 9, 10 सब जगह आप पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा। उसको असेंबल करना है यहाँ पे, समझ गए? तो ये जो 5-6 मेजर हैं और इसके बाद जो नॉन मेजर कुछ सोर्स है वो भी मैं लिखवा देता हूं। लिखिए, मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें तो लाल भी चल जाएगा, है ना? देखिए एक चीज समझना है थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूं, जो आपके वाटर बॉडीज हैं यह भी आपके दिमाग में रन होना चाहिए। वाटर बॉडीज में मुख्य रूप से क्या है आपका, रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, लो लैंड्स है। लो लैंड समझ रहे हैं, जैसे आप कभी गए होंगे मोकामा का टाल, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पानी जमा रहता है, बारिश का मौसम का पानी वहां रन ऑफ होके जाएगा, वहां पे जमा जाएगा। लो लैंड्स। इसके बाद जो छोटा मोटा डिचेज है, स्मॉल मतलब स्मॉल एंड लार्जर डिचेज, डिचेज समझते हैं ना, जो गड्ढा गुड्डी है ना। इसके बाद ओशियंस, ये बड़ा है, यहां भी पॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि वहां पॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावे एक देखिए ग्राउंड वाटर है ना, ये भी आपके दिमाग में रन होना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रिवर का पानी हम यूज करें ना करें, लेकिन ग्राउंड वाटर का हम लोग जरूर करेंगे। अगर ये पॉल्यूटेड है तो हमारे लिए ये क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा का घंटी है। अगर हम लोग, अब देखिए हम सबसे पहले इसी को डील कर देते हैं, ग्राउंड वाटर का पॉल्यूशन कैसे होता है ये समझना। जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, या जो मतलब कम्युनिटी वेस्ट है, या हाउस होल्ड वेस्ट है, या मतलब समझिए कि बड़े शहरों में जो वेस्ट है कहीं डंप हो रहा है, डंप होने के बाद खास करके ये जो ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन सबसे ज्यादा क्रिएट होगा बारिश का मौसम में। ऐसे नॉर्मल डेज में अभी बारिश नहीं हो रहा है तो ये फैलने का चांसेस कम है, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा, जितना हमारा आस पास में बिखरा पड़ा है गंदगी, वो गंदगी का सोर्स मेजर रूप से हाउस होल्ड होगा, कम्युनिटी होगा एंड हॉस्पिटल्स होगा, ये सारा होगा, माइनिंग होगा, इंडस्ट्रीज होगा, सब होगा।
समझ गए? तो वो क्या होगा, बारिश का मौसम में लीचिंग के माध्यम से, जो हम लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे रिसेगा और पानी ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेवी मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स, जो मतलब सॉइल के पोर को क्रॉस कर सकता है, माइक्रो प्लास्टिक जो नैनो पार्टिकल कई बार आइसोलेट होता है, तो वो सारा रिस्क करके कहां चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और जब उसी को फिर हम लोग वापस मतलब हैंडपंप से निकालेंगे, बाहर मोटर से बाहर निकालेंगे एंड वी विल ड्रिंक, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। अभी जैसे आपके घर में फिल्टर होगा, लेकिन रूरल एरियाज में कोई फिल्टर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए कि रूरल एरियाज में भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कितना तेजी से होता है। जो हमारा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या हम हर्बिसाइड्स यूज कर रहे हैं, या मतलब वेस्ट है एनिमल का, जो हमारा फार्म है उसका वेस्ट है, या एग्रीकल्चर का वेस्ट है, जो और वो फंगी है, एल्गी, सब तरह का स्पोर्स हैं, और डिफरेंट जो ओपन डिफेकेशन होता है ह्यूमन का इवन, तो जो जो मतलब स्पोर्स है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का, वो सारा क्या होगा, धीरे धीरे रिस करके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। शहर के अलावे गांव में भी इसका पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो फ्री है, समझ गए। और जहां माइनिंग हो रहा है उस लोकेलिटी में भी इसका पॉल्यूशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, ओपन है, और वो जाके रिस के बारिश के मौसम में हो रहा है। क्लियर है? तो एक देखिए, एक टर्म यूज होता है स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, सुने आप लोग? अभी हम लिखेंगे कॉज में, स्टॉर्म वाटर रन ऑफ। वो क्या है, जैसे स्टॉर्म का सिंपल मीनिंग है आंधी के जैसा। पानी कब आंधी के जैसा भागता है रोड पे या अगल बगल में, बोलिए? बारिश का मौसम में। आपका छत में देखें कभी, जो छेद है कितना तेज गिरता है, उसके नीचे आप खड़े होंगे तो पूरा सर में आपको चोट लगेगा, होता है कि नहीं? या कभी देखेंगे कि मतलब आपका जो घर के सामने का सड़क एकदम तेजी से लग रहा है कि हौज पाइप जैसा पानी निकल रहा है, बारिश का मौसम में ऐसा होता है। तो उस समय में सोचिए कि जो छत पे आपका गंदगी है, सड़क पे गंदगी है, या चारों तरफ जो आस पास बिखरा, जितने तरह की गंदगी का हम लोग बात किए, वो सारा वो स्टॉर्म वाटर रन ऑफ में क्या होगा, मतलब मूवमेंट होगा। मूवमेंट में जहां उसको नीचे रिसने का मौका मिलेगा वो नीचे रिस जाएगा, और जो नहीं रिस पाएगा वो किसी न किसी लोकल वाटर बॉडी में जाके चला जाएगा और उस वाटर बॉडी को कंटामिनेट करेगा, है ना। तो इस तरह से वो एक रीजन है। तो वाटर बॉडीज का कॉन्सेप्ट समझ गए? जब कभी ऐसा आंसर लिखना पड़े तो वाटर बॉडीज आपके दिमाग में रन होना चाहिए कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज है जहां हमको मतलब पॉल्यूशन को डील करना है। ऐसा नहीं कि ओशन को छोड़ देंगे, ग्राउंड वाटर छोड़ देंगे, वो नहीं, डिचेज को छोड़ देंगे, सबको थोड़ा सा समाहित कर लेंगे। नहीं तो मेजर रूप से जैसे रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया और ओशंस हो गया और ग्राउंड वाटर, इतना। अगर जैसे लो लैंड और डिचेज आप छोड़ भी देंगे ना तो चलेगा, एक बार उसमें नंबर नहीं कटना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। ऊपर नीचे लिखते चलिएगा आप लोग। सबसे पहला हम क्या बताए थे, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। हिंदी में कैसे लिखिएगा इसको? है? हाँ हाँ, ठीक है ना। रन ऑफ का देख लीजिएगा गूगल ट्रांसलेशन क्या है, समझे? तो वो उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। अब एग्रीकल्चरल रन ऑफ में क्या आएगा बताइए? इसमें क्या क्या रहेगा मेजर रूप से बताइए? अभी बात किए थे ना हम लोग, भूल गए तुरंत। कुछ नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करना है। फर्टिलाइजर्स होगा बहुत, मतलब देखिए घबराना नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या यूज करते हैं हम लोग, उसका धान गेहूं जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो थोड़ी ना पॉल्यूशन कॉज करेगा, नहीं करेगा। तो जो यूज कर रहे हैं हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर की वजह से पॉल्यूशन होता है।
कैसे होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो अधिक मात्रा में यूज हो रहा है, रन ऑफ होकर किसी वाटर बॉडी में जाएगा, वहां नाइट्रोजन कंटेंट जितना चाहिए था उससे बेसी मिल गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा खाएंगे तो मतलब हमारा हेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी वाटर बॉडीज में मान लीजिए कि अगर ज्यादा जा रहा है न्यूट्रिएंट, तो वहां पे जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रोथ होगा। इसीलिए एल्गल ब्लूम एक शब्द सुने होंगे आप लोग, और यूट्रॉफिकेशन एक शब्द सुने होंगे, अभी उसको हम लोग देखेंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सबसे बड़ा फर्टिलाइजर है। तो एग्रीकल्चर में रन ऑफ में क्या जाएगा बताइए? फर्टिलाइजर, इसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, है ना। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारा हमारा क्या होगा? हर्बिसाइड जो घास वास हम लोग यूज करते हैं ना, घास को गलाने के लिए, 2,4-D का नाम सुने होंगे आप लोग, कभी सुने 2,4-D? वियतनाम वॉर के बारे में सुने होंगे, है ना। डिफोलिएट करता है वो, तो हम लोग कभी वीडिसाइड्स भी कहते हैं इसको हम लोग। वीड समझते होंगे, जो अनवांटेड ग्रास है ना क्रॉप के बीच में, उसी को हम लोग वीड कहते हैं। और उसको मारेगा तो क्या कहलाएगा? वीडिसाइड, है ना। इसके अलावा देखिए कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ में और भी कुछ जाएगा। क्या जाएगा? जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना। अगर मान लीजिए कोई फार्म है हमारा, कभी आप लोग शायद गांव से नहीं आते होंगे, फार्म नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे हैं फार्म। तो वहां पे क्या होता है, फसल का थ्रेसिंग चलता रहता है। तो फसल का थ्रेसिंग चलेगा तो उसका मान लीजिए पुआल है, स्ट्रॉ है, ये सारा चीज उधर जमा रहता है। और जमा होने के कारण धीरे धीरे क्या होता है कि जब वो उस कांटेक्ट में आता है, किसका? पानी वानी के कांटेक्ट में, माइक्रोब से कांटेक्ट में आएगा, तो उसका डीमिनरलाइजेशन होता है। जब पानी आएगा तो वो भी बह के जाएगा, धुल के जाएगा, समझ गए। तो साथ में एग्रीकल्चरल वेस्ट, अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट लिख देते हैं, वो सब आ जाएगा। अदर एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है। इसके देखिए कि जो हमारा डोमेस्टिक सीवेज है, वो एक बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का, है ना। जो वाटर बॉडीज में हमारा डोमेस्टिक सीवेज का पानी कहां जाता है? फाइनली कहीं न कहीं नियर बाय वाटर बॉडीज में जाएगा। और अब देखिए ध्यान से, कभी आपको बोलेगा ऐसा क्वेश्चन, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ सकता है कि हम लोग बोलते हैं कि डोमेस्टिक सीवेज की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, लेकिन गांव में सीवेज सिस्टम नहीं है, तब वो कौन से वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेगा? है? गांव में, विलेजेस में कोई ऐसा तो नहीं, सीवेज सिस्टम डेवलप नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा कोशिश हो रहा है बनाने का। तो वहां कोई ऐसा नहीं है कि वो फाइनली, जैसे यहाँ का जितना भी पानी है पटना का, वो सब क्या हो रहा है, ड्रेन होके गंगा जी में जा रहा है, ठीक है, या उधर का साइड में बाद में पुनपुन की तरफ लेके जाएगा उसको, मतलब अगल बगल जो भी नदी होगा, नाला होगा, वहां जाएगा। तो पानी पटना में जितना नाला है सब धीरे धीरे किधर की तरफ जा रहा है? गंगा जी की तरफ जा रहा है। लेकिन एक अपने विलेज का इमेजिन करिए आप, उस विलेज में तो ऐसा कोई सिंक नहीं है जहां से कि मतलब पानी कलेक्ट होके पूरे गांव का किसी एक रिवर में जा रहा है, वो तो जा नहीं रहा है, ठीक है। और जब बारिश का मौसम में तो हम लोग मानेंगे कि सरफेस रनअप के माध्यम से, मतलब एग्रीकल्चरल जो सरफेस रनअप है या सरफेस रनअप है, तो उसमें जाएगा वो, ठीक है। लेकिन नॉन बारिश का मौसम में वो पानी कहाँ जाएगा? कौन सा वाटर बॉडी को कंटामिनेट करेगा बताइए? ग्राउंड वाटर। गुड। तो वही कह रहे हैं
कि जो मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मतलब घबराना नहीं सोच के, इसलिए मैंने वाटर बॉडीज के बारे में पहले बता दिया। तो ग्राउंड वाटर को भी वाटर बॉडी में दिमाग में लेके चलना है। यूजुअली हम लोग का स्लिप होता है, इसलिए हम उसको बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं, समझ गए। तो हमेशा वो दिमाग में आपका नहीं आता रहता, क्योंकि हम लोग वाटर बॉडीज में ऑलवेज सोचते नदी नाला ये सब जो है, ओशन है, यही सब है। लेकिन ग्राउंड वाटर भी आपके लिए एक वाटर बॉडी के जैसा काम करता है। बाहर दिखता नहीं है, लेकिन वहां से हम बहुत ज्यादा मात्रा में पानी लेते हैं और वो हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी अफेक्ट करता है। क्लियर? तो इसके बाद देखिए, डोमेस्टिक सीवेज हो गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। जो इंडस्ट्रीज से हमारा जा रहा है तो वह भी बहुत सारा पॉल्यूटेंट को लेकर के जा रहा है ना। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में दो तरह का पॉल्यूटेंट जाता है। एक तो आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो सारा जाएगा, साथ में थर्मल पॉल्यूशन भी जाता है, समझ रहे। अगर इसको हम लोग बाइफर्केट करें, देखिए अगर इसको हम लोग बाइफर्केट करें तो दो जाएगा, एक पॉल्यूटेंट्स है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो भी इसमें ऑर्गेनिक से ज्यादा क्या जाएगा, इनऑर्गेनिक जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट किससे जाएगा, जैसे स्लॉटर हाउस का हम लोग बात किए थे ना, तो उससे जो पॉल्यूटेंट जाएगा वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जाएगा, क्योंकि मान ली ब्लड का पार्ट जा रहा है या विसरा जा रहा है या कुछ भी जा रहा है तो सभी ऑर्गेनिक है। क्लियर है? या मान लीजिए ऐसा कोई इंडस्ट्री है जैसे जहां कागज का काम हो रहा है या वुड का काम हो रहा है, तो वहां जो भी जाएगा ज्यादातर कौन जाएगा, ऑर्गेनिक जाएगा। लेकिन बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो उसमें क्या जाएगा, इनऑर्गेनिक जाएगा, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह सब इसी में जाएगा। हम एक ब्रॉड लिख दिए तो आप समझ जाइएगा। दूसरा है इसमें थर्मल, क्योंकि हीट जहां भी इंडस्ट्री होगा वहां मतलब हीट जनरेट होगा, ठीक है। अब उस हीटेड जो वाटर है तो वो कहां जाएगा, किसी न किसी वाटर बॉडी में जाएगा। हालांकि थर्मल पॉल्यूशन को हम लोग ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में जहां हॉट वाटर जा रहा है उसके अलावे जो बड़ा इसका सोर्सेस है थर्मल मतलब वाटर, थर्मल वाटर पॉल्यूशन का वो सबसे बड़ा सोर्स कौन है, जहां टरबाइन चल मतलब जहां पे मतलब कि वो होता है। जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि ये थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग गैस वेपर जनरेट करते हैं तो वहां हॉट वाटर जनरेट होता है। या जो मान लीजिए हमारा रेडियो एक्टिव प्लांट है, ठीक है ना, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट है तो वहां से भी बहुत गर्म पानी निकलता है जो कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है हमारा। तो ये सब जगह मतलब ये ज्यादा नॉर्मल जो हमारा इंडस्ट्री है उनके कंपैरिजन में जो थर्मल पावर प्लांट है या हमारा एटॉमिक पावर प्लांट है वो थर्मल पॉल्यूशन के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, समझ गए। तो हम लोग मान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में दो तरीके का मतलब पॉल्यूटेंट जा रहा है, एक हीट जा रहा है और दूसरा जो हमारा मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जा रहा है। देखिए रिसाइकिल कहाँ से होगा उसको मतलब इतना टाइम, इसीलिए तो जो भी इस तरह का चीज बनाया जाता है तो उसके आसपास पहले देखा जाता है वाटर बॉडी है कि नहीं, कोशिश होती है कि उसको मतलब किया जाए। लेकिन अब इसमें हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे उसमें कि जो इलीगल एक पॉइंट है